एडमिन डिग्रेडेशन के अंदर सबसे पहले जो है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एमाइनो टर्मिनल। एमाइनो टर्मिनल क्या है आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, दैट द वन व्हिच कंटेन्स नाइट्रोजन एट इट्स एंड, वो वाली साइड जिसपे नाइट्रोजन मौजूद होता है। अमाइनो टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ अ प्रोटीन कैन बी आइडेंटिफाइड, इसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है किस तरह से, बाय रिएक्टिंग अ प्रोटीन विद अ कंपाउंड दैट फॉर्म्स अ स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा के जो कि कोवलेंट स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बना ले। कोवलेंट लिंक विद द फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप, इसके अंदर जो अल्फा फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप है उसको कोवलेंट बॉन्ड में के साथ जो है वो पैक कर दिया जाता है। प्रायर टू हाइड्रोलिसिस विद 6 मोलर HCl, हाइड्रोलिसिस हमने किसमें करवाई थी, अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने 6 मोलर HCl के साथ उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई थी। अब यहाँ पर आपके पास पीछे आप पढ़ चुके हो कि जब 6 मोलर HCl के साथ जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो उसकी वजह से तमाम अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक एक सिंगल अमाइनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उससे सीक्वेंस पता नहीं लगता। अब इसमें क्या है कि जब वो एन टर्मिनल वाले को कोवलेंट में चेंज करेगा, उसको स्टेबल बना लेगा कोवलेंटिंग, तो उस वजह से हमारे पास जो एन टर्मिनल का अमाइनो एसिड आया है वो अब हमारे पास लेबल्ड है, वो ऑलरेडी लेबल्ड है, उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी ये एन टर्मिनल पे मौजूद, ये एन टर्मिनल पे मौजूद आपका अमाइनो एसिड था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द लेबल्ड एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कैन देन बी आइडेंटिफाइड बाय कंपैरिजन ऑफ इट्स क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। अब जो आपके पास यहाँ पर क्या है कि आपका लेबल्ड अमाइनो एसिड, क्यों उसको कहा है एन टर्मिनल, चूंकि उसको हमने पहले ही स्टेबल स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ बना दिया हुआ है। जो आपका लेबल्ड एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड है उसको बाद में आइडेंटिफाई किया जा सकता है सिंपली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज करते हुए। अब वो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या है, आप लोगों ने आई डोंट नो राउंड जो आपके फिल्टर पेपर्स हैं या जो राउंड क्रोमेटोग्राफिक पेपर्स यूज होते हैं वो देखे या नहीं देखे, लेकिन ये वाले जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए और ऑर्गेनिक जो आपका मटेरियल है उसके लिए राउंड यूज होते हैं। उसके अंदर सेंटर में आपका जो है सबसे पहले सेंटर में आपका जो सोल्यूशन है, जो भी आपका आप लेना चाहते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो आप सेंटर वाली जगह पे ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लेस करते हो। ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए क्योंकि अगर आप एक ही दफ़ा में करोगे तो वहाँ से पेपर फिल्टर पेपर जो है वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है। आप उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हो ताकि वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू साइड्स पे मूव कर सके। उसके बाद जो है वो दरमियान में ही हमने अपने सैंपल को लोड करना होता है। वो सैंपल डीएनए भी हो सकता है, इट कुड बी प्रोटीन, इट कुड बी एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ एडमिन डिग्रेडेशन वो सैंपल जो होगा दैट विल बी प्रोटीन। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों के पास जब यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोलाइज जो आपके पास लेबल्ड हाइड्रोलाइज अमाइनो एसिड है, जब उसको आप करोगे तो वो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की मदद से आप उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा अमाइनो एसिड मौजूद है। यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की वजह से उसका जो मूवमेंट है वो फर्क होगी। जो छोटा अमाइनो एसिड है, जो सबसे छोटा अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, और जो बड़े अमाइनो एसिड हैं हाइड्रोफोबिक जो है वो कम मूव करेंगे। दैट इंडिकेट्स के वहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड है। द लेबल्ड एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कैन देन बी आइडेंटिफाइड बाय कंपैरिजन ऑफ इट्स क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज। उसकी क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा विद, अब कंपेयर किसके साथ करना है, एक तो हमारा था सैंपल, दूसरा हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या है कि वो ऑलरेडी उन्होंने जो डेवलप किया हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड विद स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उनके स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, उनके साथ इनको कंपेयर कर दिया जाएगा। commonly used reagent for N-terminal analysis are, those are fluorodiनिट्रोबेंजीन एंड डेंसाइल क्लोराइड। ये दो आपके ऐसे रिएजेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं एन टर्मिनल को जो है लेबल करने के लिए, उसको जो है वो लॉक करने के लिए कि अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज इजीली बाद में स्टडी हो सके। इफ दिस टेक्निक वाज अप्लाइड टू द ओलिगोपेप्टाइड अबव, अगर उस इस टेक्निक को ऊपर दी हुई ओलिगोपेप्टाइड्स कौन सी थी हमारे पास, आर्जिनिन थी, एस्पार्टिनिन थी, जो कि अमाइनो एसिड कंपोजिशन एनालिसिस में हमें मिली थी।
ग्लूसीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन है। इसके अलावा लाइसिन, फिनाइलएलानिन 2 अमीनो एसिड्स थे एंड वेलिन के भी 2 अमीनो एसिड्स थे। ठीक है, अब ये सारे जो है ओलिगोपेप्टाइड थी जो ऊपर दी गई है, क्योंकि ओलिगोपेप्टाइड को इसलिए कहा गया है क्योंकि दे आर नॉट इन फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, वो सिंपल एक एक सिंगल सिंगल अमीनो एसिड है, इसलिए उसको ओलिगोपेप्टाइड कहा जाता है। ठीक है, if this technique was applied to the oligopeptide above, the N-terminal residue would be identified as valine. लेकिन अगर आप उसको अबव मेंशन के साथ करोगे तो उसका एन टर्मिनल जो है वो वेलिन आइडेंटिफाई होगा, बिकॉज यू कैन सी कि आपके पास जब उसने पहले ही आपको दिया है तो वो ओलिगोपेप्टाइड कंपोजिशन उसने दी थी, उसके अंदर वेलिन को सबसे पहले उसने शो किया था कि वेलिन सबसे पहला है, दैट वाज द इट्स एन टर्मिनल, but the chloride would not reveal the but the remainder of the sequence would still be unknown. उसने सिर्फ एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर दिया है, लेकिन बाकी सारे जो है वो अननोन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हाइड्रोलिसिस की जाएगी, एक अमाइनो एसिड रिमूव किया जाएगा, फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड को फर्दर यूज किया जाएगा, फिर फर्दर को उसी तरह लेबल किया जाएगा एन टर्मिनल पे, फिर उसको फाइंड आउट किया जाएगा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से कि ये कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पर मौजूद था। फर्दर रिएक्शन विद डेंसाइल क्लोराइड, अब नेक्स्ट स्टेप में डेंसाइल क्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट करवाया गया है, would not reveal the next residue in the sequence since the peptide is totally degraded in the acid hydrolysis step. अब क्या है कि यहाँ पर चूंकि डेंसाइल क्लोराइड जो है वो हेल्प करवाता है फर्स्ट के बाद सेकंड को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन यहाँ पर क्या था कि डेंसाइल क्लोराइड जो है वो आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या कर दिए गए हैं, दोज वर हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू अमाइनो एसिड कंपोजिशन, वो हाइड्रोलाइज थे, उनके अंदर वो सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, इसलिए वो जो है अब नेक्स्ट किसी भी अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। दिस प्रॉब्लम वाज ओवरकम बाय Peher Edman, who devised a method for labeling the N-terminal residue and then cleaving it from the rest of the peptide without breaking the peptide bonds. पहला मेथड आप लोगों को बता दिया कि सीक्वेंसिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता था। अब सेकंड मेथड में जब पेहर एडमंड ने ये चीज देखी तो उसने ये किया कि उसने पूरे को हाइड्रोलिसिस के बगैर उसने कहा कि बजाय इसके कि आप सारों को हाइड्रोलाइज करके सिंगल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करें, इट इज बेटर टू मेक स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, यानी कि अगर 100 की आपकी प्रोटीन है तो आप उसके फ्रेगमेंट्स छोटे करके 6 के 7 के 8 के जितने की भी बनते हैं आपसे वो फ्रेगमेंट्स बना लें, और उसके बाद उनके एन टर्मिनल्स को इसी के साथ जो फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन है इसके साथ उसके एन टर्मिनल को करें और डेंसाइल क्लोराइड को यूज करते हुए फर्दर उसको यूज करें विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेक करना है तो बहुत छोटे पीसेस में भी करना है, तो इतना हो कि उसका चंक जो है वो इजीली रीड आउट हो सके। वैसे उसकी वजह यह है कि आप अगर पूरी प्रोटीन एट अ टाइम दोगे तो आपके जो क्रोमेटोग्राफिक की टेक्निक्स हैं या जो दूसरी टेक्निक्स हैं वो इतनी बड़ी प्रोटीन को यूज नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मौजूद हो आपके पास। ठीक है, Behr Edman was who devised a method for labeling the N-terminal residue and then cleaving it from the rest of the peptide. उसने पहले क्या कहा कि सबसे पहले आप N-terminal को करें लेबल, उसको फाइंड आउट करें, लेबल करने के बाद उसे क्लीव कर दें। क्लीव में ये होता है कि आप सिर्फ जो है दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का बॉन्ड तोड़ते हो, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड है उसको इटसेल्फ कोई नुकसान नहीं पहुंचाते without breaking the peptide bonds between the other amino acids। बाकी तमाम अमाइनो एसिड्स दूसरे और तीसरे के दरमियान का जो अमाइनो एसिड बॉन्ड था या पेप्टाइड बॉन्ड था, और इसी तरह सो ऑन 3 to 4 के दरमियान है, 4th and 5th के दरमियान है, वो कोई भी नहीं टूटेगा, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ लिया जाए। In so-called Edman degradation, one residue at a time is sequentially removed from the N-terminal end of a peptide or protein and identified। अब इसमें आप देखो कि एडमन डिग्रेडेशन की वजह से क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ इतने पूरे प्रोसेस के बाद सिर्फ एक अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो अमाइनो एसिड कौन सा है जो कि एन टर्मिनल पे मौजूद है। अब एन टर्मिनल पे फर्स्ट टाइम में हमें फर्स्ट एन टर्मिनल अमाइनो एसिड पता लग गया, सेकंड टाइम हम जब करेंगे यही मेथड तो हमें सेकंड अमाइनो एसिड पता लग जाएगा, थर्ड टाइम करेंगे तो हमें थर्ड अमाइनो एसिड पता लग जाएगा एंड सो ऑन, जिसके साथ हम लोगों को
इजीली पूरी प्रोटीन के सीक्वेंस मिल जाएंगे। लेकिन अब ये आपका आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा टायरिंग है। आप इट विल कंज्यूम मच टाइम कि एक आपके पास अगर 400 to 500 अमीनो एसिड की प्रोटीन है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, उसको 400 to 500 राउंड्स ऑफ दिस टेक्निक चाहिए, तब वो अपने आप को सही बताएगी कि हाँ जी यहाँ पे कौन सा पूरी प्रोटीन का सीक्वेंस क्या था। और अगर इससे बड़ी प्रोटीन्स हैं जो कि ह्यूमन केस में होती हैं तो वो फिर आपकी बेटा आवाज किसको नहीं एक तो ये उमर का मुझे मैसेज आया हुआ है, सोहा का। बेटा आप लोगों में से किसी ने दरमियान में जो है ना वो स्पीकर ऑन किए, उसकी वजह से भी डिस्टॉर्शन हो रही है। किसी ने भी अब स्पीकर ऑन किया था, आई डोंट नो किसने ऑन किए हैं, वो आप काइंडली बंद कर दो। बाकी डिस्टॉर्शन का क्या प्रॉब्लम आ रहा है जरा ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दो कि क्या है, आवाज कम आ रही है या इंटरनेट का इशू आपको महसूस हो रहा है, जो भी है वो मुझे यहाँ पे मैसेज में बता दो। कट रही है आवाज बेटा, वो तो फिर आपके इंटरनेट का इशू है कि आप लोगों के पास जो इंटरनेट आ रहा है वो नहीं सही। सबके पास ही कट रही है या किसी को क्लियर भी आवाज सुनाई दे रही है? जिसको क्लियर आवाज सुनाई दे रही है बेटा, अगर मेरे इंटरनेट का इशू होता तो ये था कि आप सबके लिए कटती। अब कुछ को क्लियर आ रही है, दैट इंडिकेट्स के उनके जिनके और क्लियर नहीं आ रही है उनके इंटरनेट का कोई इशू है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं भी आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग फिलहाल अपनी भी प्रेजेंस शो करो। रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, साथ साथ आप लोगों को बाद में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? आप लोग बाद में इजीली इसको सुन सकते हो जिस टाइम आप लोगों को फिर टाइम मिलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो है एक टाइम पर एक रेजिड्यू रिमूव होगा और नेक्स्ट टाइम पर आप उससे नेक्स्ट रेजिड्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि आपके the uncharged N-terminal amino group of the protein is reacted with phenyl isothiocyanate to form a phenyl thiocarbamyl derivative, which is then released from the rest of the protein as cyclic phenylthiohydrination, ठीक है? अब इसके अंदर उसने बताया है कि अनचार्ज अमाइनो एसिड ग्रुप जो होता है एंड टर्मिनल पे मौजूद, उसको जो है किसके साथ करवाया जाता है? बिकॉज वी ऑल नो कि आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज है वो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, और जो आपके हाइड्रोफोबिक ग्रुप वाले हैं या जो आपके पास बेंजीन रिंग वाले हैं, उन सब का जो बिहेवियर है वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। अब ऐसे अमीनो एसिड जो अनचार्ज हैं और एन टर्मिनल पर मौजूद हैं उनको रिएक्ट करवाया जाता है फिनाइल आइसोथियासिनेट से, ताकि वो बना सकें एक ऐसा डेरिवेटिव जो कि बाद में इजी टू रीड हो या इजी टू डिटेक्ट हो। अब वो डेरिवेटिव जो वो बनाते हैं दैट इज फिनाइल थायोकार्बोमाइल डेरिवेटिव होता है, और उसके बाद जो है उसको फिर बाद में क्या किया जाता है, उसको फिर रिलीज करवाया जाता है किससे? फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है? उसको बाकी सारी प्रोटीन से रिलीज करवा दिया जाता है ताकि वो क्या हो सके, नेक्स्ट जो हमारे पास पहले के बाद सेकंड जो है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकें या नेक्स्ट अमीनो एसिड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें एज अ साइक्लिक फिनाइल थायोहाइड्रो हाइड्रोटोन टॉइन अमीनो एसिड, ठीक है? अब वो किस फॉर्म में निकलता है? दैट इज पीटीएच अमीनो एसिड भी इसको बोला जाता है अंडर माइल्डली एसिडिक कंडीशन, और इसके लिए थोड़ी सी एसिडिक कंडीशन भी हमें देनी पड़ेगी। यानी अगर आप pH 7 पे या pH 7 से अबव पे इसको करोगे तो ये काम नहीं करेगा, और इसी तरह अगर आप स्ट्रॉन्गर pH पे करोगे, फॉर एग्जांपल
सॉरी स्ट्रॉन्गर एसिडिक पीएच पे करोगे, फॉर एग्जांपल 1 आप दे रहे हो या 2 दे रहे हो, तो उस पे भी ये काम नहीं करेगा। माइल्ड एसिडिक कंडीशन पे ये काम करता है। ठीक है, हर एक अमीनो एसिड की या हर एक आपको पता है केमिकल की प्रॉपर्टी है, उसने उसी टाइम पर या उस प्रॉपर्टी के टाइम साथ ही काम करना है। द माइल्डर क्लीवेज रिएक्शन लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ द पेप्टाइड इंटैक्ट। अब ये आपके माइल्ड क्लीवेज जो है, माइल्डर क्लीवेज रिएक्शन जो है, इसकी वजह से आपकी जो बाकी की प्रोटीन है वो इंटैक्ट रहेगी। उस प्रोटीन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऐसा मॉलिक्यूल ही नहीं था जो उसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ से क्लीव करवा सके या यहाँ से रिलीज करवा सके और बाकी प्रोटीन को से उसे अलहदा करवा सके। इसका हमें क्या फायदा हो रहा है कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड एक टाइम पर, इट इज श्योरिटी कि एक अमाइनो एसिड ही एक टाइम पर रिमूव होगा उस पूरी प्रोटीन में से। अब यहाँ पर क्या है कि इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आता है, जो यहाँ पर द रिलीज पीटीएच अमाइनो एसिड जो है, यहाँ पर जो पीटीएच अमाइनो एसिड रिलीज हो रहा है, ये आपके हर उसको बाद में आइडेंटिफाई किया जाता है बाय यूजिंग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। यहाँ पर अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर भी अब इसमें ये इसके अंदर अभी तक एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि ये बहुत बड़ा जो रेजिड्यू या बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड को ये भी अभी रीड नहीं कर सकता। हर एक उसकी एक एफिशिएंसी होती है, हर प्रोसेस की आपकी मशीनरी की या जो आप लैब इक्विपमेंट यूज कर रहे हो। तो इसकी क्या है कि इसको दिस सीक्वेंसिंग टेक्निक, ये जो आपने ऊपर अभी एक लास्ट पैराग्राफ में सीक्वेंसिंग टेक्निक पढ़ी है, ये आपकी जो है ऑटोमेटेड फॉर्म में आ गई है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये एक के बाद एक को रिलीज करवाता है और बाकी फिर जो एंड टर्मिनल पे आने वाला अमीनो एसिड है उसको ये रीड आउट करता है और उसके बाद आगे उसको रीड आउट करता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट को उसको फिर रिलीज करवाता है पीटीएच अमीनो एसिड की फॉर्म में, और फिर उसको रिलीज करवाने के बाद हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू से रीड करता है और फिर फर्स्ट स्टेप से ऑनवर्ड स्टार्ट कर देता है। ये ऑटोमेटिक तो हो गई है एंड रिफाइन, और पहले से बेहतर भी हो गई है, so that upwards of 50 residues from the end terminus of a protein can be sequenced from picomole quantities of material। इस हद तक हो गई है कि अगर आपके पास पिकोमोल क्वांटिटीज हैं 10⁻12 के अंदर भी अगर सैंपल है, तो ये उसमें से भी आपके प्रोटीन को लेकर उसके ऑलमोस्ट 50 रेजिड्यूज से ज्यादा जो है वो सीक्वेंस कर सकता है। मगर अभी भी इसके अंदर लिमिटेशन है कि 50 रेजिड्यूज से ज्यादा क्या जो आ जाएगा या 100 रेजिड्यूज आ जाएंगे, उसको ये एक टाइम पर सीक्वेंस करना इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है सीक्वेंसिंग स्ट्रेटेजी क्या यूज़ की जाती है। इसके बाद सीक्वेंसिंग स्ट्रेटेजी जो यूज़, अच्छा यहाँ पर आप लोगों के पास अब मुझे नहीं पता नोट्स हैं या नहीं है, ये बुक पे पेज नंबर 77 है उस बुक का, उसको ज़रा एक दफ़ा ओपन करो पेज नंबर 77 को, वहाँ पर एक फिगर भी दी हुई है एडमिन डिग्रेडेशन की, आप लोगों को वो भी जो है वो साफ करवा देती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई थी, आप लोग गो थ्रू हो गए वे उस टॉपिक से, आई गेस आप लोगों के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होगा अगर आप लोगों ने असाइनमेंट ध्यान से बनाई हुई थी। तो अगर वो भी ऐसे ही बनाई है तो फिर आप लोगों के लिए मे बी प्रॉब्लमेटिक हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब आपके पास जो है सबसे पहले जो फिगर 1 है, मेरा ख्याल है आप लोगों ने बुक का पेज नंबर 77 ओपन कर लिया होगा, जिनके पास नोट्स हैं उनको दोबारा याद करा देती हूँ। इट इज सेक्शन B8 प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड पेप्टाइड सिंथेसिस, ये उसमें से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों के पास फिगर 1 में एडमिन डिग्रेडेशन जो है उसको दिखाया गया है। अब सबसे पहले जो इसके अंदर मॉलिक्यूल है दैट इज बेंजीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर प्लस का साइन है एंड देन इज H2N, दैट इज द एंड टर्मिनल ऑफ योर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद C है, फिर एक और C है, फिर N आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा N आ रहा है, दैट इंडिकेट्स के यहाँ से आगे जो है वो फर्दर नेक्स्ट अमाइनो एसिड है इस N से। जो पहला अमाइनो एसिड है उसके जो है वो 3 बॉन्ड्स जो है वो शो, 3 जो है वो रेजिड्यूज शो हो रहे हैं सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में।
अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर जो फर्स्ट N है उसके साथ H2 है, यहाँ पर एक H रिलीज होगा और प्रीवियस में से जो है वो आपका सॉरी यहाँ से सॉरी एक H रिलीज होगा और जो C है उसके साथ उसका और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड में, वो कार्बन जो है अपना एक नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो तोड़ेगा और इस न्यू नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड जनरेट कर लेगा। आप नीचे देख भी सकते हो सेकंड स्टेप पे कि वो किस तरह से यहाँ पर रिलीज हो रहा है, सॉरी रिलीज कर रहा है और लेबल कर रहा है आपके अमीनो एसिड को। अब यहाँ पर जो मेरे पास एक आ रही है दैट इज बेंजीन रिंग, उसके बाद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है सल्फर का, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन एंड सो ऑन आगे आपके पूरा पॉलीपेप्टाइड है। उसके बाद इसने रिलीज करवाना है, इसने रिलीज क्या करवाना है, इसने पीटीएच डेरिवेटिव को रिलीज करवाना है। बी वेरी केयरफुल, ये डेरिवेटिव फर्स्ट अमीनो एसिड को कंप्लीटली रिमूव करेगा। दैट इंडिकेट्स कि जो आपका फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड ओ आ रहा है ये उसको वहां तक जो है आपके पूरे के पूरे को रिलीज करवा देगा और आपके पास जो पीछे रह जाएगा वो सेकंड पॉलीपेप्टाइड का स्टार्टिंग रह जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास वही फिनाइल रिंग सॉरी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है, उसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एस एंड दूसरी तरफ कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है जिसके साथ आगे पूरा उसका साइकिल दो कार्बन का, कार्बन अल्फा का और कार्बन बीटा का। कार्बन बीटा वो है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है एंड कार्बन अल्फा इज दैट व्हिच हैज हैविंग R1 ग्रुप एट वन साइड एंड H ग्रुप ऑन द अदर साइड एंड थर्ड ग्रुप जो है उसका वो नाइट्रोजन के साथ है और चौथी साइड पे उसकी कार्बन बीटा लगा हुआ है। ठीक है, ये पीटीएच डेरिवेटिव जो है ये आपका हर एक अमीनो एसिड का डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट आर ग्रुप। आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, it could be single hydrogen, it could be methyl group, it could be ethyl group, ये कोई बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव भी हो सकता है, ये बेंजीन रिंग भी हो सकता है, इसलिए इसका जो है वो बिहेवियर थोड़ा फर्क है। अब इसके अंदर आप देखो यहाँ पर ये जो आपके पास पीटीएच डेरिवेटिव आया हुआ है ये नेक्स्ट स्टेप में आपका जो है यूज किया जाएगा फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब ये आपका फर्दर यूज किया जाएगा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए और फिर ये आपका जो है ये HPLC के थ्रू जब यूज हो जाएगा तो फिर फर्दर नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा आपके पास फर्दर आ जाएगा नेक्स्ट अमीनो एसिड को फिर इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू इसमें फाइंड आउट किया जाता है या फिर आप कह लो कि उसको चेक किया जाता है। अच्छा जी, अब इसके अलावा आप लोगों को अच्छा ये आपके क्लास के स्टूडेंट, अच्छा बेटा ये ना पीटीएच डेरिवेटिव जो है दैट विल पीटीएच बेसिकली क्या है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ही है जो कि आपके फर्स्ट अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड करके उसको साइक्लिक फॉर्म में ले जाएगा और उसको बाकी सारी अमीनो एसिड से रिमूव करवा देगा। एंड टर्मिनल के अमीनो एसिड को ये रिमूव करवाता है। ठीक है, अब वो अमीनो एसिड कोई भी हो सकता है, आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स ये एक कोई भी एक अमीनो एसिड होगा जो एक टाइम पर रिमूव होगा। उसके बाद वो फर्दर क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम पर यही फिनाइल आइसोथायोसाइनेट मॉलिक्यूल जो है ये आपका सेकेंड अमीनो एसिड के साथ अटैच कर जाएगा, सेकेंड अमीनो एसिड को लेबल करेगा और उसको उसके बाद उसको रिलीज करवाएगा इसी तरह साइक्लिक फॉर्म में ले जाके। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि एक सिंगल अमीनो एसिड के बारे में नहीं है कि सिंगल अमीनो एसिड ही रिलीज हो सकता है, ये आपके तमाम के तमाम 20 अमीनो एसिड्स को इसी तरह से रिलीज करवाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो फिगर 1 है एडमिन डिग्रेडेशन, द एंड टर्मिनल अमीनो एसिड इज लेबल्ड विद फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, तो ऊपर आपको शो किया गया है। अपॉन माइल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अब बी वेरी केयरफुल, ये एसिडिक टाइम पर हो रही है जिस टाइम पर एसिडिक है थोड़ा सा उधर नेचर। Upon mild acidic hydrolysis, this residue is released as a PTH derivative and the peptide is shortened by one residue. अब इसके अंदर एक रेजिड्यू
पहले से कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में 500 थे तो अब 499 अमीनो एसिड्स रह गए, नेक्स्ट स्टेप में 498 रह जाएंगे, उससे नेक्स्ट स्टेप में 497 एंड सो ऑन, रेडी फॉर अनदर राउंड ऑफ लेबलिंग एंड रिलीज। इसी तरह ये नेक्स्ट फर्दर जो है वो नेक्स्ट राउंड ऑफ लेबलिंग और रिलीज होने के लिए ये तैयार है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप इसका जो है दैट इज सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी। मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है कि आप लोग ये वाला जो है इसको अच्छी तरह ग्रो थ्रू करो और प्रीवियस को भी पढ़ो बेटा, उसमें से भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। आप लोगों ने प्रीवियस में से भी मुझसे कुछ नहीं पूछा, ठीक है। करवाने को तो मैं आपको नेक्स्ट भी करवा दूँ, पर आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।